चलिए, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण आर्ट। यस, ये ह्यूमैनिटीज का चैनल है, आपका चैनल है माय डियर रॉक स्टार्स। हाँ, क्लास 11th के बैच को हम कहते हैं रॉक स्टार्स। तो ये एक्सक्लूसिव चैनल है, आपका चैनल है माय डियर रॉक स्टार्स। इस पर आर्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश और इवन इकोनॉमिक्स, ये हम कवर करते हैं। आपसे बस एक मदद चाहिए मेरे रॉक स्टार्स। आपके लिए ये कंटेंट एक्सक्लूसिव है और एब्सोल्युटली फ्री है। और ये नोट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोट्स भी हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप आए, उसको ज्वाइन कर जाएं। हमारा व्हाट्सएप भी चैनल बना हुआ है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये वीडियोस का। बस एक मदद आपको और करनी है, वो ये करनी है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को भी ये लिंक शेयर करिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बहुत कम व्यूअर्स हैं। तो इट इज वेरी डिस्करेजिंग टू मेक मोर कंटेंट्स। मुझे चाहिए बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया होगा और लगता है चैप्टर समझ में आ गया है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। यहां इंडिया की बात चल रही है, जो ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया और किस तरीके से हमारे देश को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और आप जानते हैं, जब आप किसी को एक्सप्लॉइट करोगे, किसी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो विरोध तो होगा ही। तो हमने कैसे विरोध किया और क्या हुआ उसका इंपैक्ट, यही है इस पर। 3 मेजर इस चैप्टर में हम प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ रहा है इंडिगो अपराइजिंग। हाँ, आप सोचेंगे सर ये इंडिगो है क्या? तो इंडिगो नील होती है, नील। नील, अरे वो जो कपड़ों में डालते हैं, नीला सा पाउडर होता है, पाउडर ग्रुप में भी आता है। रॉबिन ब्लू नाम सुना? हाँ, एक प्रोडक्ट है रॉबिन ब्लू। हाँ, वो पानी में डालते हैं और व्हाइट कपड़ों में मिलाते हैं, तो वो क्या होते हैं, और व्हाइट हो जाते हैं। या एक कंपनी और है, उजाला नाम के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। हाँ, उजाला, 4 बूंदों वाला, पानी में डालो और फिर कपड़ों को डुबाओ तो कपड़े ब्राइट शाइन करते हैं। तो एक तरह की ये डाई होती है। हाँ, इंडिगो नील कहलाती है, हिंदी भाषा में उसे नील कहते हैं। और इंडिगो फार्मर्स उगाना नहीं चाहते। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने फोर्स किया, इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि वो इंडिगो क्रॉप उगाएं। कारण क्या है, क्यों चाहिए उनको इंडिगो? तो मैंने कहा था, ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ एक्सप्लॉइट करने, अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करना और उनके लिए एक मार्केट बनाने के लिए इंडिया को आए थे। हमारी वेलबींग के लिए कभी नहीं आए थे, नेवर। तो यहां से वो इंडिगो फार्मर से उगवाना था। मतलब आप क्रॉप्स देख पाएंगे कैसे इंडिगो दिखते हैं, है ना। फार्मर्स को इंडिगो का क्रॉप उगाना था। इसकी लीफ यूज होती है एक ब्लू कलर की डाई बनाने में, जिसका जिसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है, मैंने कहा, कपड़ों को डाई करने में। हाँ, कपड़ों को डाई, DYE, डाई करने में काम आता है। खास करके व्हाइट क्लॉथ को काम करना आता है। बट फार्मर्स को इसको उगाना पसंद नहीं है। पहली बात, ये एक कमर्शियल क्रॉप है, मतलब कि किसान उगाएगा तो खाएगा क्या? बात समझ आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये एक सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है। आइए देखिए क्या कंडीशंस हैं, क्यों हुआ अपराइजिंग। ठीक है, तो इंडिगो की अपराइजिंग की शुरुआत बंगाल से हो रही है। हालांकि बिहार में चंपारण एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसका यूज होता था, बट बंगाल एक बड़ा सेंटर है जहां पे फार्मर्स को मजबूर किया गया यूरोपियंस द्वारा कि आप इंडिगो उगाइए। फार्मर्स नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको फूड क्रॉप चाहिए, खाने को अनाज चाहिए। इंडिगो खाएंगे थोड़ा ना। और वैसे भी इंडिगो क्योंकि अंग्रेज उगवा रहे हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स उगवा रहे हैं, तो वह उनसे लेके छीन के रूप में चले जाएंगे, लगान के रूप में ले जाएंगे। बात समझ आ रही है। और किसानों को उनकी फसल का अच्छा कीमत भी नहीं मिलता था, इंडिगो का प्राइस तो ना मिलता था। तो इसीलिए फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उन्होंने इसको उगाने से मना कर दिया। वैसे अंग्रेजों ने 3 कठिया, हाँ
तीन कठिया सिस्टम फॉलो कर रखा था। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ब्रिटिश प्लांटर्स अर्थात ब्रिटिश कॉलोनिस्ट क्या करते थे, चंपारण और इवन बिहार के रीजन्स में फार्मर्स को मजबूर करते थे कि 3/20 क्या 3/20 लैंड पर, इसका मतलब होता है आपके 3 काठ की जमीन 1 बीघे में, तो इसका मतलब है 3 काठ में आपको क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना होगा, और ये इंडिगो की फसल आपको लगान के रूप में देनी पड़ेगी। फार्मर्स को बहुत परेशानी होती थी इंडिगो प्लांट करने में, और इंडिगो को प्लांट तो करना ही है, उसके बाद उसको कन्वर्ट भी करना होता है, फर्मेंट करना होता है फैक्ट्री बनाने करके। ये एक बहुत हार्डशिप वाला काम होता है फार्मर्स के लिए, इसीलिए फार्मर्स ने ग्रो करने से मना कर दिया था। अब देखिए क्या इवेंट होगा, क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 1859 में पीजेंट्स एकजुट हो गए और इनके लीडर थे विष्णु चरण साहा। ये रिवोल्ट कर डालते हैं, एकजुट हो जाते हैं और इंडिगो प्लांटर्स सारे मिलकर के जुलूस निकालते हैं और इंडिगो उगाने के लिए मना कर देते हैं। हां, इंडिगो उगाने से मना कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट सामना हो जाता है। जानते हैं ब्रिटिश उस समय हमें रूल कर रहा था, और जहां जहां ये किसान मिलते हैं इनको बहुत मार पड़ती है, क्योंकि इनको जोर जबरदस्ती करके क्या किया जाता है, एक कह सकते हैं लंबे समय तक अफरा तफरी मची होती है, और इन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए लोकल जमींदार भी तैयार होते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि बहुत लंबे समय तक बिना इनके साथ कॉम्प्रोमाइज के काम चलेगा नहीं। तो अंग्रेज क्या चालाकी चलते हैं, आप जरा इस स्क्रीन को देखिए, इस स्क्रीन में देखिए तो आपको दिखेगा कि इस स्क्रीन में हाथ में नील लगी हुई है, देखिए धागों पे नीला रंग पड़ चुका है, हाँ यही है इंडिगो। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इंडियंस के फार्मर्स को मनाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने इंडिगो कमीशन बनाया। 1860 में एक कमीशन बनाया जिसका काम था इंडिगो कल्टीवेशन में रिफॉर्म्स लाना, और धीरे धीरे सिस्टम तो एक दिन नहीं चेंज हुआ, अचानक नहीं चेंज हुआ, बट हां प्रोटेस्ट मूवमेंट करने से अंग्रेजों को समझ में आ गया कि फार्मर्स को बहुत लंबे समय तक एक्सप्लॉइट नहीं किया था। कुछ लैंड रिफॉर्म्स आए, कुछ रेवेन्यू सिस्टम को सिंपल बताया, हां सिंपल कर दिया गया, बट थोड़ा सा टाइम लगा इसको करने में अंग्रेजों को। वैसे मैं आपको एक और डिप की बात बता दूं कि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इंडियन फार्मर्स को मजबूर किया कि आप क्या करिए, बड़ा पैसा हमें दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिगो नहीं उगाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने किसानों से एक बड़ा लगान वसूल कर लिया, किस बात का, कि तुम्हें क्या करना है, इंडिगो नहीं उगाना, पैसे दो। जबकि अंग्रेजों को अब इंडिगो की जरूरत ही नहीं थी। हां, थोड़े समय बाद एक आर्टिफिशियल इंडिगो बनना अंग्रेजों ने सीख लिया था, एक जर्मन साइंटिस्ट ने इन्वेंट कर दिया था, जिसके बाद अब इंडिगो जो प्लांट से उगता है उसकी जरूरत नहीं थी। अंग्रेज कितने चालाक थे देखो। अब आते हैं, आपको पहला प्रोटेस्ट मूवमेंट समझ में आ गया होगा इंडिगो प्लांटर्स का। अब दूसरा प्रोटेस्ट मूवमेंट आ रहा है, नाम है डेक्कन राइट। राइट और भी डेक्कन में, हाँ राइट मतलब दंगे होता है, 1875 की घटना है, और डेक्कन हमारे इंडिया का साउथ वाला जो रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो प्लेस है जहां पर ये डेक्कन में टेक प्लेस करेगा वो है बॉम्बे। उस समय बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करता था। हाँ, बॉम्बे के आसपास के सारे रीजन बॉम्बे के अंदर आते थे, जिसमें पुणे भी आता है, नागपुर भी आता है, समझ गए, बड़ा रीजन था। और इस रीजन में एक बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया था, फार्मर्स बर्बाद हो चुके थे, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम से फार्मर्स बर्बाद हो गए थे। फार्मर्स की पोजीशन ये थी कि उनके पास खाने को नहीं था, इतना हाई लगान, इतना हाई टैक्स था, और ये टैक्स लगा कौन रहा था, वहीं के जमींदार। ये वो जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के कहने पे किसानों को मजबूर किया, फोर्स किया हाई लैंड टैक्स देने पर, न देने पे उन पर अत्याचार होता, उनको मारते पीटते, और या तो किसान कर्ज ले लेते, और कर्ज भी किससे लेते, किसी मनी लेंडर से लेते, जिसके लिए उनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता। इस तरीके से अल्टीमेटली उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती। हाँ, लैंड का वो ब्याज चुका नहीं पाते, लोन पे ब्याज चुका नहीं पाते थे, और उसी कर्जे में डूब जाते थे। तो एक तरह से किसानों की स्थिति बहुत बुरी थी। और आप तो पता ही, इंडिया किसानों का देश है, एग्रीगेरियन सोसाइटी है, तो गरीबी, भुखमरी
और किसान तड़प रहे हैं। तो मैंने कहा ना, कब तक सताओगे, और एक समय आएगा जब सब एकजुट हो जाएंगे। और वही हुआ। सारे किसानों ने अब हथियार उठा लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, दर्द एक हद तक बर्दाश्त होगा, उसके बाद ये दर्द आग बन जाएगा। और वही हुआ। पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया सारे मनी लेंडर्स के खिलाफ, और रिवोल्ट करने के साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज पर अटैक। बोला हमें न्याय दो, वरना बस लूट पाट मचाना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा दंगा फैल चुका था, चारों तरफ मार काट मची थी। लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स भाग भाग करके अपनी जान बचा रहे थे, और एक किसान ने उनके घर, उनके उनके खजाने, उनकी इवन जो क्रॉप्स थे उनके घर में रखे, सबको लूट लिया। हाँ, सबको लूट लिया। दैट वाज कॉल्ड एज अ डकन रॉयट। यहां फिर ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि ये एक गलत पॉलिसी थी। हाँ, एक्सेसिव कह सकते हैं। फार्मर्स जब परेशान है तो उनको मदद करना ही चाहिए था, बट उन पर एक्सेसिव दबाव डालने से एक समय आया जब वो रिवोल्ट में आ चुके थे। अब अंग्रेजों ने इस पे भी क्या किया, एक इंक्वायरी बैठाई। हाँ, अंग्रेजों ने इस पे भी एक इंक्वायरी बैठाई, नाम रखा डेक्कन रॉयट कमीशन इन 1876। पर्पस क्या था कि मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस कर रहे थे उसको रिफॉर्म करना, उसको चेंज करना, और लैंड रेवेन्यू को कुछ रेगुलेट करना, कुछ सिंप्लीफाई करना, ये मेक श्योर करना कि फार्मर्स को बहुत अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट न देना पड़े। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, है ना, अपने सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे, पर अपने ही फायदे के लिए कर रहे थे। अब तीसरा, थर्ड अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग। हाँ, बिरसा मुंडा, ये तो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आप कहेंगे मुंडा कौन होते हैं? मुंडाज आर ट्राइबल्स। ये जनजाति के लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। हाँ, वो जो आपने फिल्मों में देखा होगा, हुलू हुलू हा हा हुलू हुलू, हाँ हाँ देखा होगा ना, वही 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 ये ट्राइबल्स हैं, रियल ट्राइबल्स हैं हमारे इंडिया के, और छत्तीसगढ़ के रीजन के आसपास रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास रहते हैं। तो इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, और इनका लीडर, हाँ, बिरसा मुंडा जी। तो अब क्यों ये अपराइजिंग करेंगे, क्यों ये रिवोल्ट करेंगे? हाँ, वैसे बिरसा मुंडा की लीडरशिप में इन्होंने अंग्रेजों को रिवोल्ट किया, और लंबे समय तक अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। सच कह रहा हूं, अंग्रेजों की लंबे समय तक अपने राज्य से, अपने प्लेस से छुट्टी कर दी। तो क्यों किया? तो इससे पहले इस रिवोल्ट को उलगुलन, क्या उलगुलन भी कहते हैं, एक मतलब टेक्निकल नाम है। और जहां मैंने कहा छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन है, वहां पर मुंडा के, बिरसा मुंडा जी के अंदर में किया। तो फार्मर्स ने, यहाँ के जो पीजेंट्स हैं, जो लोकल ट्राइबल्स हैं, इनको भी लैंडलॉर्ड ने सता रखा था। ये तीनों से परेशान थे। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से परेशान थे, वो नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, और लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर से परेशान थे, क्योंकि जो ये ट्राइबल्स होते हैं बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। हाँ, इनका जीवन बड़ा सीधा साधा सा होता है। ये जंगलों में रहते हैं, और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के साथ रह करके वहां गुजारा कर लेते हैं। पर इनको जंगलों में जाने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया। हाँ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करने से, जैसे एग्जांपल देता हूं कि तेंदू पत्ता तोड़ना नहीं है, लकड़ियां जंगल की नहीं काटनी है। अरे, जंगल इनका और जंगल के कानून अंग्रेज बना रहे। तो उनको गुस्सा आ गया। यस, ट्राइबल्स को, जो जंगलों पे आधारित है इनका जीवन है, हाँ, उनका सारा जीवन जंगलों पे आधारित है, उनको रोक दिया गया। हाँ, ये आम ट्राइबल है, मैंने कहा ना, जनजाति के लोग हैं, तो भाला, तीर, धनुष इससे ही लड़ेंगे। तो इनको ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अंग्रेज अपनी लालच में जंगल काटे जा रहे थे। हाँ, इन ट्राइबल्स का जंगल, जो इनकी जंगल थी, जिनको ये अपने अपने कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ट्राइबल्स जंगलों को और जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ क्या कहते हैं, जीते हैं। हाँ, उन्हीं के साथ जीते हैं, वही उनका परिवार है। उनको एनक्रोच किया गया, जंगलों को एनक्रोच किया गया, इनकी लैंड को इनसे छीन लिया गया, और इनको भी मजबूर किया गया कि आप फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे। एक लगान लगाया गया, एक टैक्स लगाया गया जाने पर। सोचिए, उनके ही जंगलों में रह करके उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही है। बिरसा मुंडा ने इन सारे ट्राइबल्स को एकजुट कर दिया। उनके लीडरशिप में सारे ट्राइबल्स ने विरोध करना शुरू किया, और मुंडा राज, हाँ, मुंडा राज स्टैब्लिश कर दिया, ये कहते हुए कि ये विदेशी ताकतें हैं, इनको हमारे देश से बाहर निकालो।
और सच में सिर्फ तीर धनुष, आप कल्पना करिए, अंग्रेजों के पास तो उस समय गन्स आ चुकी थी, मोटार्स आ गए थे, कैनन्स आ चुके थे, पर ये साधारण से ट्राइबल्स ने अंग्रेजों की खाट खड़ी कर दी। मैं सच कह रहा हूं, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि अंग्रेज जंगलों में घुस तक नहीं पाए, क्योंकि ये छुप के वार करते थे। इनको पेड़ों में, आप तो देखे होंगे, पेड़ों में इधर उधर छुप के रहने की, है ना, ये तो आप जानते हैं, कम कपड़े पहनते हैं और सिर्फ तीर भालों से क्या किया, अंग्रेजों को खराब कर दिया। हाँ, अपना रूल स्टेब्लिश भी कर लिया। बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों को, हाँ, बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों को फॉरेस्ट में दोबारा कब्जा मिल नहीं पाया। बट अंग्रेजों ने चालाकी की, बेईमानी की। हाँ, अंग्रेज हमेशा चालाक और चालबाज रहे हैं। उन्होंने बेईमानी से क्या किया, बिरसा मुंडा जी को पकड़वा लिया। हाँ, बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया गया और उनके जो साथ के अनुयायी थे, ट्राइबल्स थे, चुन चुन करके उनको चालाकी से मार दिया गया। सब कुछ कनिंगली किया गया, चीटिंग से किया गया और इस अपराइजिंग को कंट्रोल कर दिया गया। तो क्या इंपैक्ट हुआ इसका? तो इस अपराइजिंग से एक बहुत बदलाव आया। ट्राइबल्स को समझ में आ गया कि अंग्रेज फेयर नहीं है। अभी तक तो बेचारे इंडियन पॉलिटिक्स से इतना मतलब नहीं रखते थे, और अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि ट्राइबल्स को मैनेज करना, ट्राइबल लैंड को मैनेज करना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें इन ट्राइबल्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ट्राइबल्स की मदद से ही, हाँ, ट्राइबल्स की मदद से ही उन पर कब्जा किया जा सकता है। और तो और इस अपराइजिंग से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 1900 एक्ट नाम का कानून बनाया गया। अंग्रेजों ने कानून इसलिए बनाया ताकि जो ट्राइबल्स की लैंड है उनको ट्राइबल्स को दे दिया जाए। कुछ हक, कुछ अधिकार ट्राइबल्स को मिलता रहेगा तो फिर नाराज नहीं होंगे। मतलब ट्राइबल्स की कुछ बात सुन ली गई, उनकी तकलीफ सुन ली गई और उनको अधिकार दे दिया गया। मूवमेंट तो सप्रेस हो गया, मूवमेंट तो पूरी तरह सप्रेस हो गया, पर अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि लैंड एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज ट्राइबल रीजन में बनाते समय हमें ट्राइबल्स के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई एम श्योर माय डियर रॉक स्टार्स, हाँ, मेरे रॉक स्टार्स ऑफ ISC, ये चैनल डेडिकेटेड चैनल है, सिर्फ आपका चैनल है, और मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे कंटेंट डाल रहा हूं। बस चाहता हूं कि ये सारे जो टॉपिक्स है मैंने सिंपलेस्ट भाषा में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, और ये बस आप अपने पास ना रख करके अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करिए। ये नोट्स भी बहुत सिंप्लीफाइड हैं, बहुत ही कंडेंस्ड और शॉर्ट नोट्स हैं। आपके जो बुक में जो चैप्टर दिया वो बहुत बड़े स्केल पे दिया, बहुत वाइड पे दिया है, उसमें से सबसे मेन टॉपिक निकाल करके मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड बना दिया है। सो इसी विश्वास के साथ कि आप है मेरे साथ, मेरे रॉक स्टार्स, हेल्प करिए, स्प्रेड करिए, शेयर करिए, एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, तैयारी मैं तुम्हारी कराऊंगा, बस मुझे आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए। सो बाय बाय फ्रॉम नाउ।